लेट्स डू द रिवीजन ऑफ लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। तो सर ने इसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन बताए। उस दिन उनके यूनिट के सिंबल बताए थे, जैसे केजी वगैरह। ऐसे मास का डायमेंशनल फार्मूला होता है कैपिटल एम। यहाँ पर ये एम मीटर नहीं है और ये स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेंथ हैज़ डायमेंशन एल, टाइम हैज़ डायमेंशन टी, टेम्परेचर का केल्विन होता है इसलिए के ये थीटा से भी लोग रिप्रेजेंट करते हैं। करंट का एम्पियर और आई वी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। ये स्टैंडर्ड होते हैं, कभी कभी सवाल में कोई और रिप्रेजेंटेशन भी दे देते हैं। अब जैसे हम डायमेंशनल फार्मूला इन ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए ये इनके लिए ड्राइव करेंगे। अब जो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी वो फंडामेंटल के ही मतलब सिंबल में होंगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली फंडामेंटल से बनी है तो उनमें उसी का ही वो होगा। जैसे डेंसिटी को मास अपॉन, अगर आपको फार्मूले नहीं पता है तो उसका लोड मत लीजिएगा, आप बस अभी डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीखिए। जैसे डेंसिटी, मैं इधर आपको बताऊँ, जैसे डेंसिटी होता है उसका फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब लेंथ का क्यूब, लेंथ का क्यूब। तो इसलिए यहाँ पर मास के लिए है लेंथ का क्यूब, तो m, ये पावर ऊपर माइनस हो जाएगी तो ml-3, तो यानी यहाँ पर m की पावर 1, l की पावर -3, t की पावर 0, ये इसका। तो मास, तो डेंसिटी में मास की हैज़ डायमेंशन ऑफ मास इन डेंसिटी इज़ 1, लेंथ की -3 और टाइम की 0 है। तो ऐसे ये आप ऐसे किसी का भी निकाल सकते हैं। एरिया को लेंथ इंटू विथ, लेंथ तो वो भी मीटर में ही मेज़र करेंगे, विथ को भी ऐसे ही वॉल्यूम का, ऐसे एल स्क्वायर इसका एल क्यूब। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम से LT-1 आ जाएगा। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम LT-1, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम दैट इज LT-1 अपॉन T LT-2। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का m, एक्सेलरेशन का LT-2। नाउ फिर सर ने बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला याद नहीं करना है जब तक सर ना बोलें। कोई भी फार्मूला को याद करने का कोई लोड नहीं लेना। यूनिट किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज पर बिल्कुल नहीं ध्यान, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी क्या है मुझे मतलब नहीं है। और एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी, ये जी ए एक्सेलरेशन ही होता है, तो इसकी LT-2। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास का m और वेलोसिटी का LT-1, तो ML-T-1। इम्पल्स दैट इज चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम, तो इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम ही हुआ बेसिकली, तो मोमेंटम वाली यूनिट आ गई। और इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम होता है, ये आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। वो इससे होता है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है। फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वहाँ से मोमेंटम का F इंटू टी, तो इसलिए इम्पल्स का भी कि इम्पल्स एक तरह से चेंज इन मोमेंटम ही। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आने वाला, और एक फोर्स का, तो वहाँ पे 2-3 याद कर लीजिएगा, वर्क, फोर्स और वेलोसिटी का भी नॉर्मली आपको ऐसे ही पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन का जैसे वर्क का ML-T-2, वर्क का फोर्स इंटू टॉर्क का भी वही होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ही ना, तो इसका भी सेम ML-T। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू MVR, यहाँ पर मास वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस, स्ट्रेस का फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का भी फोर्स अपॉन एरिया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक एक्सेलरेशन ही है, तो वो भी LT-2। फिर है सरफेस टेंशन का मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स का ML-T-2 होता है और लेंथ का L, तो वहाँ से। और स्ट्रेन होता है
चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल, तो चेंज इन लेंथ मतलब है तो वो लेंथ ही, अपॉन ओरिजिनल लेंथ तो स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क मतलब है तो वो एक डिस्टेंस ही, और रेडियस मतलब वो भी एक डिस्टेंस की टर्म्स में मेजर करेंगे। तो एंगल भी डायमेंशन लेस होता है, बस उसकी यूनिट होती है रेडियन। तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो डायमेंशन लेस हो उसकी यूनिट ना हो। जैसे एंगल है, उसके वो डायमेंशन लेस है लेकिन उसकी यूनिट तो रेडियन है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी, उसके आगे ये कांस्टेंट नंबर है, इसे इग्नोर कर देते हैं हम डायमेंशन। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए मास का m, वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब LT माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh, मास g एक्सेलरेशन होता है और h हाइट होती है। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी का 1 बाय टाइम पीरियड डेट इज टाइम इनवर्स, व पावर का वर्क पर यूनिट टाइम डेट इज mL/T माइनस का क्यूब। तो सर ने इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखवा है, अगर डायमेंशनल फार्मूला सेम है तो ज़रूरी नहीं फिज़िकल क्वांटिटी भी सेम हो, और ऑल डायमेंशनल फार्मूला सेम हो तो ज़रूरी नहीं फिज़िकल क्वांटिटी सेम हो, और डायमेंशनलेस फिज़िकल क्वांटिटी यूनिटलेस हो आर यूनिटलेस, ऑल डायमेंशनलेस फिज़िकल क्वांटिटी आर यूनिटलेस। ये बात गलत है क्योंकि एंगल डायमेंशनलेस होता है बट उसकी यूनिट रेडियन होती है। ऑल द यूनिटलेस फिज़िकल क्वांटिटी आर डायमेंशनलेस। अब जिसकी यूनिट नहीं है तो वो तो होगा ही डायमेंशनलेस, ठीक है। फिर उसके बाद सर ने बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया की लाई इज इक्वल टू mr², m मास है, r ये रेडियस है, ये लेंथ के टर्म्स में, तो ml²। एंगुलर वेलोसिटी एंगल अपॉन टाइम, एंगल डायमेंशन लेस होता है टाइम के, तो टाइम इनवर्स। एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी का t-1 होता है और टाइम का t, तो t-2। एंगुलर इम्पल्स का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू टाइम। जैसे फोर्स इज इक्वल्स टू dp इंटू dt होता था, वैसे रोटेशन में फोर्स टॉर्क के इक्विवेलेंट होता है एक तरह से। जैसे वहाँ फोर्स होता है यहाँ टॉर्क होता है, ऐसे ही वहाँ मोमेंटम होता है, तो यहाँ पर मोमेंटम बोल लो इम्पल्स बोल लो, तो यहाँ पर एंगुलर इम्पल्स होता है वही टाइम। तो टॉर्क इनटू टाइम का वही मतलब। टेम्परेचर ग्रेडियंट वर्ड आए तो ज़्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज़ में तो वो पर यूनिट लेंथ वाली होती है। जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट तो टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ। रेट ऑफ हीट फ्लो पर सेकंड ये मतलब नीचे टाइम की, यानी हीट फ्लो यानी हीट एनर्जी अपॉन टाइम। तो ऐसे एक्सेलरेशन का, फोर्स का, एनर्जी का तो आपको लर्न होना ही चाहिए। LT-2 फोर्स का, ML/T-2 एनर्जी का, ML/T-2। फिर सर ने ये कुछ बताएं जिनके सेम होते हैं, जैसे फोर्स कोई भी हुई, फोर्स टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, सेंट्रीपिटल, सूडो, कांटेक्ट, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, ग्रेविटेशन, सेंटीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, लॉरेंज, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स सबका, और न्यूक्लियर फोर्स ML/T-2। लेकिन EMF का मतलब वो वहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसकी फुल फॉर्म तो होती है, बट वहाँ पर वो एक्चुअली फोर्स के डायमेंशन के इक्विवेलेंट नहीं होती, तो इसलिए आप उसे उसके इक्विवेलेंट मत लिख देना, ये आप ध्यान रखना। फिर एनर्जी का, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, मैकेनिकल, हीट, रोटेशनल एनर्जी ऑन वन फोटोन, वर्क फंक्शन का भी एनर्जी के बराबर होता है। थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, टॉर्क, वर्क, साउंड एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक, इन सब का एनर्जी के ही इक्विवेलेंट है। तो ये सब एनर्जी ना ML/T-2। बस इसमें फोर्स में आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला ये याद रखना पड़ेगा, ये एक्चुअली में होता पोटेंशियल डिफरेंस है। ये आप आगे पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। फिर उसके बाद सर ने डायमेंशनल फार्मूला निकाल के दिखाया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो F = G(m1m2/r²), r ही डिस्टेंस है, तो यहाँ से G = F(r²) अपॉन m1 m2। तो फोर्स का
T-2 और रेडियस ये है तो लेंथ तो इसका L स्क्वायर और मास का M स्क्वायर, तो यहाँ से M-1 L³ T-2। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ G इज रिप्रेजेंटेड बाय M की पावर x, L की पावर y, T की पावर z। तो मतलब यहाँ से ये कंपेयर करेंगे तो x यहाँ पर -1, y यहाँ पर 3 और z यहाँ पर -2, इन सब का सम पूछा है तो वो 0 के इक्वल आ रहा है। और इन सब का मॉड का सम पूछेंगे तो यहाँ पर माइनस खा लेगा, मॉड का मतलब माइनस खा लेगा, पॉजिटिव ही नंबर बाहर निकलेगा तो इसका 6 आ गया। स्टोक्स लॉ से फोर्स का फॉर्मूला F = 6 पाई ईटा आर भी होता है। तो यहाँ पर F फोर्स होती, R रेडियस, ईटा = कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, V = स्पीड। तो ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ से जब ड्राइव करेंगे F/6 पाई RV, 6 पाई कांस्टेंट है तो F/RV, F का ML/T-2, R एक तरह से रेडियस एक की लेंथ ही है और वेलोसिटी का L/T-1, तो ईटा का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। और एनर्जी का हम ये थर्मल वाले चैप्टर्स में पढ़ते हैं, एनर्जी = 3/2 kT। T यहाँ पर टेम्परेचर होता है, K यहाँ पर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, यहाँ पर T यहाँ पर टेम्परेचर है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, E एनर्जी है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला इज एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, तो यहाँ से ये आ जाएगा। फिर ये रहा, सर ने बताया था ये स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन है। फोर्स अपॉन एरिया को हम स्ट्रेस कहते हैं, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ को स्ट्रेन कहते थे, और ये यंग मॉडुलस है। तो अगर यंग मॉडुलस का फॉर्मूला पूछे तो ये चीज़ तो डायमेंशनलेस है तो वो फोर्स ऑफ स्ट्रेस के ही बराबर आएगा, फोर्स अपॉन एरिया के ही बराबर आएगा। फिर डायमेंशनल एनालिसिस फ़ायदा, डायमेंशनल एनालिसिस से हम वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फार्मूला डायमेंशनली, कि डायमेंशनली कोई फार्मूला करेक्ट है नहीं करेक्ट है, ये हम चेक कर सकते हैं। चेक इफ़ F = mv² इज़ करेक्ट। तो डायमेंशनल फार्मूला का मतलब LHS और RHS को कंपेयर कर लो। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है ML/T-2, mv²/r³ का, जैसे m का मास, वेलोसिटी का L/T-1 का होल स्क्वायर, r³ का मतलब L का क्यूब। तो यहाँ पर ये तो LHS RHS के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये फार्मूला इज़ रॉन्ग, दिस फार्मूला इज़ रॉन्ग। ऐसे टाइम पीरियड T सिंपल पेंडुलम का होता है 2π√L/g, L लेंथ होता है। तो LHS का फार्मूला यहाँ पर =T, RHS का 2π कांस्टेंट है, √L/g, L G का होता है L/T-2, तो यहाँ से T, तो यहाँ से LHS बराबर RHS है, तो मतलब ये फार्मूला सही है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे अब ये 2π कांस्टेंट है तो ये तो हम इस फार्मूले से ड्राइव नहीं कर सकते, बस डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकती हैं। यहाँ पर अगर कुछ और कांस्टेंट लिख देते न्यूमेरिकल वैल्यू तो भी नहीं पता लगता, वो हम आगे पढ़ेंगे। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज़ गिवन बाय F = √g m1/me, मास ऑफ अर्थ है, ये m1 मास ऑफ सैटेलाइट है, r इज डिस्टेंस और रेडियस। r इज डिस्टेंस, ये रेडियस लिखा हुआ है, इट इज रेडियस। यहाँ पर LHS का L/T-1, RHS का ये आया, ये दोनों बराबर नहीं है, तो मतलब ये डायमेंशनली रॉन्ग है। तो लेक्चर 2 में सर ने इतना ही पढ़ाया है, और लेक्चर 3 का रिवीजन वीडियो में हम लेक्चर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। देन थैंक्स।